आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 3, जिसमें होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और इस चैप्टर में जो पूरा चैप्टर है वो इस आकृति, जिसको हम कर्व या ग्राफ कहते हैं, पूरा चैप्टर इस ग्राफ पर डिपेंड करता है। यदि आपको इस ग्राफ के बारे में नॉलेज है तो ही आप सम सॉल्व कर पाओगे। इसलिए इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है ग्राफ, इसको आप कर्व भी कह सकते हैं और ग्राफ भी कह सकते हैं। ओके, इस आकृति में या ग्राफ में हमेशा बीच में होता है जीरो, इस साइड होता है प्लस इन्फिनिटी, इस साइड होता है माइनस इन्फिनिटी। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये कभी भी, ये दोनों लाइंस कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेंगी, ये दोनों लाइंस भी कभी भी यहाँ पर नहीं मिलेंगी। ये लाइन इसी तरह चलती रहेंगी, ओके, इन्फिनिटी तक। हमेशा जहाँ तक भी ग्राफ जाएगा ये दोनों लाइन कभी भी नहीं मिलेंगी। ओके, अगर आपने इसको गलती से मिला दिया तो आपकी आकृति गलत है। ओके, अब जीरो से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। लेफ्ट साइड में भी हमेशा 0 से इन्फिनिटी का मान 0.5 होता है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खास ध्यान में रखनी है इस आकृति के बारे में। ओके, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक होता है माध्य, इसको हम इस तरह लिखते हैं, यू लिख के यहाँ से ऐसे निशान डाल देना है। ये है माध्य, ये होता है डेल्टा और ये है जेड फॉर्मूला। पूरे चैप्टर के सभी सम में ये जेड फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, इसलिए इसको आपको लर्न करना कंपलसरी है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मान लो हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि कोई भी चीज़ की संभावना 85 से अधिक है। ओके, तो आपको इस तरह से नोटेशन में लिखना होगा, 85 से अधिक, यानी कि इस तरफ माउथ ओपन। ठीक है, ये माउथ ओपन, इसका मतलब है 85 से ज़्यादा। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 85, इसका मतलब ये है। ओके, अब हमें x को z में कन्वर्ट करना है, लेकिन बीच में एक स्टेप होगा। x के बाद यहाँ पर z फॉर्मूला लगाने के बाद हम z लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x का मान होगा 85, यहाँ पर फिर माध्य है 100 और डेल्टा है 15। ये सम के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये कोई सम नहीं है, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो x को हमें z में कन्वर्ट करना है, लेकिन बीच में ये स्टेप हमें ज़रूर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना होगा। ये z फॉर्मूला, ये जो वैल्यूज़ दी होंगी उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x का मान 85, माध्य 100 और डेल्टा 15। अब इस फॉर्मूले की जगह यहाँ पर z, और इसको सिंप्लीफाई करने पर -1 आएगा। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें दिया है से कम, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन जब हमें दिया हो से कम तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन इक्वल टू 130, इसका मतलब है 130 से कम। ठीक है, 130 से कम, नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन अगर से कम है तो यहाँ नंबर लिखो, यहाँ x लिखो और x इज़ लेस देन इक्वल टू 130, इस तरह से हमें लिखना है। ओके, अब x को कन्वर्ट करना है z में, लेकिन बीच में ये स्टेप फॉलो करना होगा। यहाँ पर z फॉर्मूला, यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ होंगी वो पुट करेंगे, जैसे x का मान 130, माध्य 100 और डेल्टा है 15। अब इस वैल्यू की जगह z, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आएगा। ओके,
अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ग्राफ पे शो करना है। ओके, तो यहाँ पर है -1, ठीक है। -1 का मतलब है यहाँ से ये -∞ से 0 होता है, तो माइनस की वैल्यू इस तरफ ही होगी। इस तरफ का मतलब है लेफ़्ट साइड। तो यहाँ कहीं मान लो -1 है, ये हमें अंदाजे से लगाना है। यहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं होता है, तो यहाँ -1 है। ओके, -1 से बड़ा है z, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर लाइन डालो। -1 से बड़ा का मतलब है कि -1 के राइट साइड का ये पूरा मान हमें ज्ञात करना है। ओके, -1 से बड़ा, तो -1 के राइट साइड में हमें इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। अब यहाँ पर है 2 प्लस का है। ओके, तो ग्राफ में 0 से इन्फिनिटी, ये जो राइट साइड है, यहाँ पर सभी प्लस की वैल्यूज़ आएंगी। इस तरफ माइनस की, इस तरफ प्लस की, तो ये +2 है, इसका मतलब 2 कहीं यहाँ पर होगा। इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, हमें अंदाजे से ही वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर कहीं 2 है। ओके, अब 2 से छोटा है ना, इस निशान का मतलब है कि 2 से छोटा है z, तो 2 से छोटा है, ये 2 है, 2 से छोटा है, इसका मतलब 2 के लेफ़्ट साइड का सारा मान हमें ज्ञात करना है। 2 से छोटा, तो ये 2 से छोटा का मतलब 2 के लेफ़्ट साइड का ये पूरा मान हमें ज्ञात करना होगा। ओके, इस तरह से आपको ग्राफ में वैल्यूज़ पुट करनी है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपको संभावना दी है 20%, ओके, तो इसको हमें इस प्रकार चेंज करना होगा। 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर 0.20 आता है। अब 0.20 को हम ग्राफ में कहाँ शो करेंगे वो भी समझना ज़रूरी है। ये 0.20 है और प्लस का है, ठीक है। अब प्लस का है, इसका मतलब हम ग्राफ के प्लस साइड यानी कि राइट साइड में हैं। अब 0.20 हो या दूसरी कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए कोई यहाँ पर मेजरमेंट नहीं है, हमें अपने हिसाब से ही वैल्यूज़ को रखना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया कि यहाँ पर 0.20 है। अब हम ये जान चुके हैं कि 0 से इन्फिनिटी का मान 0.5 होता है। तो अगर ये हिस्सा 0.20 है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये 0.30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस करो, यानी कि 0.30 प्लस 0.20 कितना आएगा, 0.50 आएगा ना। तो वही तो है, मान लो 0 भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 है। तो अगर ये हिस्सा 0.20 है, तो ये हिस्सा मान लो मैं इसको नाम देती हूँ Z1, जो कि हमें सभी सम में देना है। अगर Z1 से इन्फिनिटी तक का हिस्सा 0.2 है, तो 0 से Z1 का हिस्सा 0.3 ही होगा, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पर 0.5 ही तो आएगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी का मान 0.5 होता है, ठीक है। और हमेशा हमें ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट जाना है, लेफ़्ट टू राइट ऐसे। ओके, हमेशा ऐसे ही हमें ग्राफ में चलना है। उसके लिए आगे आपको कारण बताती हूँ। देखो, मान लो हमारे पास ये एक ग्राफ है। ओके, अब यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी का मान हमें इतना दिया है, यहाँ पर कहीं 2 है और 2 से इन्फिनिटी का मान हमें इतना दिया है, इसका नाम है Z1। ओके, अब हमें यहाँ पर 0 से Z1 का हिस्सा फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इतना हिस्सा तो हमें दिया है ना, ये दिया हुआ है। हमें 0 से Z1 का हिस्सा फाइंड करना है।
मैंने आपको पीछे बताया कि हमें हमेशा ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट ही जाना है, वरना सम हो जाएगा रॉन्ग। ऐसे जाना है। ओके, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और इस तरफ जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी का मान हमारे पास है, हमें 0 से Z1 का मान फाइंड करना है। तो इसको हमें इस तरह नोटेशन में लिखकर फिर फाइंड करना है। बहुत ख़ास ध्यान देना है कि ये जो निशान है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू का ही होना चाहिए, वरना सम कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इन निशानों में कभी भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना कंफ्यूज होके सम हो जाएगा 0। चलो, अब हमें फाइंड करना है 0 से Z1। तो कैसे करेंगे वो समझो। देखो, हमें यहाँ पर मान दिया है 2 से इन्फिनिटी का, वो है इतना। ओके, तो अब हमें 0 से Z1 फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, यदि हम 0 से इन्फिनिटी में से, अब 0 से इन्फिनिटी को लिखना कैसे है वो ये देखो, 0 से इन्फिनिटी, बीच में Z, यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन इक्वल टू, 0 से इन्फिनिटी, ये 0 से इन्फिनिटी को हम ऐसे लिखते हैं। ओके, अगर हम 0 से इन्फिनिटी में से 0 से Z1 को माइनस कर दें, अब 0 से Z1 को कैसे लिखना है वो देखो, यहाँ 0, यहाँ Z1, बीच में Z, और यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू। तो ये हो गया 0 से Z1, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, तो 0 से इन्फिनिटी में से यदि हम 0 से Z1 को माइनस कर दें तो ये वैल्यू बनती है, कौन सी है ये वैल्यू, 2 से इन्फिनिटी, है ना। 0 से इन्फिनिटी में से 0 से Z1 को माइनस करना है, तो 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। 0 से Z1 हमें फाइंड करना है और ये 2 से इन्फिनिटी का मान है। अब ये जो 0.5 है यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर आंसर आएगा 0.4928। ओके, इसका मतलब ये है कि 0 से Z1 का मान इतना आता है। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें Z स्कोर टेबल में से फाइंड करनी होगी। वो सभी आपको सम के सॉल्यूशन में बताया गया है और डीपली समझाया भी गया है, तो आप वहाँ पे समझ लेना कि टेबल से हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं। आई होप आपको बेसिक सब समझ में आया होगा। अगर आपको बेसिक समझ में आएगा तो ही आप सम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आप ध्यान से समझना, सम जरूर समझ में आएंगे। तो अब हम सम करते हैं। ओके, प्रश्न 4, एक प्रामाण्य वितरण का माध्य 50 और विचरण 9 है, तो पार्ट 1 में प्रामाण्य चल x का मूल्य 50 और 53 के बीच होने की संभावना ज्ञात कीजिए। पहले पार्ट 1 करेंगे। ओके, तो यहाँ पर माध्य हमें दिया है 50, विचरण यानी कि डेल्टा स्क्वायर का मान है 9, तो प्रमाप विचलन यानी कि डेल्टा का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। प्रामाण्य चल x का मूल्य 50 और 53 के बीच होने की संभावना को हम नोटेशन में इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ छोटा नंबर, यहाँ बड़ा नंबर, बीच में x, और यहाँ पर बहुत ज़रूरी बात, आपको इन निशानों को कभी भी नहीं बदलना है। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू ही होने चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें यहाँ सम में लेफ़्ट टू राइट जाना है। ओके, ऐसे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ में, यहाँ से ऐसे हम जाएंगे। ओके, ऑलवेज, इसलिए ये जो निशान हैं कभी भी नहीं बदलने हैं।
ओके। अब इस x को हमें z में कन्वर्ट करना है। इस x को z में कन्वर्ट करने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, तो बीच में z फॉर्मूला, यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो x का मान है 50, ये वाला। ओके, माध्य भी है 50, डेल्टा है 3। यहाँ पर भी z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करनी है। x का मान है 53, माध्य है 50, डेल्टा है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर 0 आता है। इस वैल्यू की जगह ये z फॉर्मूला की वैल्यू है तो यहाँ पर z, और इसको सॉल्व करने पर 1 आता है। तो 0 से 1 की संभावना हमें ज्ञात करनी है। अब चलते हैं ग्राफ पर। ये है ग्राफ या वक्र। ओके, मैं ग्राफ कहूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमेशा बीच में 0 होगा, इस तरफ सभी माइनस के मान, इस तरफ सभी प्लस की वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पर सभी माइनस के, यहाँ पर सभी प्लस के मान होंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है संभावना 0 से 1। तो यहाँ 0 है, क्योंकि 1 प्लस का है तो प्लस साइड यहाँ कहीं 1 होगा। इसका मतलब ये है कि 0 से 1 ये पार्ट हमें ज्ञात करना है, जो कि लाइन डाली हुई है, ठीक है। जो शेडेड एरिया है 0 से 1 वो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो हमें हमेशा इस सम में लेफ़्ट टू राइट जाना है। लेफ़्ट टू राइट का मतलब है यहाँ से शुरू करो, 0 से 1। तो 0 से 1 को इस प्रकार लिखेंगे। अब 0 से 1 का मान हमें टेबल से फाइंड करना होगा। ओके, ये है z स्कोर टेबल। 0 से 1 तो यहाँ 0 है और ये 1, 0 से 1 ऐसे आना है। ये 0 के सामने और ये वाला मान 1 के सामने। 0 के सामने ये वाली वैल्यू है और यहाँ 1 के सामने ये वाली वैल्यू है, यानी कि 0.3413 हमारा मान आता है। ओके, तो 0 से 1 का मान टेबल से 0.3413 आता है। यादृच्छिक चल 50 और 53 के बीच होने की संभावना इतनी है। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। प्रामाण्य चल x का मूल्य 47 और 53 के बीच होने की संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर प्रामाण्य चल x का मूल्य 47 और 53 के बीच होने की संभावना को नोटेशन में इस प्रकार लिखना है। यहाँ छोटा नंबर, यहाँ बड़ा नंबर, 47 से 53 और बीच में x, यहाँ लेस देन इक्वल टू और यहाँ भी लेस देन इक्वल टू। इन निशानों को कभी भी नहीं बदलना है। इस चैप्टर में ये निशान हमेशा ऐसे ही होने चाहिए। ओके, अब इस x को z में कन्वर्ट करना है, लेकिन x को z में कन्वर्ट करने से पहले हमें इस स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में z फॉर्मूला और यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करनी है। x का मान है 47, माध्य है 50, डेल्टा है 3। यहाँ पर भी z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, x का मान है 53, माध्य है 50 और डेल्टा है 3। ओके, अब इसको सॉल्व करने पर -1, इसकी जगह z, और इसको सॉल्व करने पर 1 आता है, यानी कि संभावना आ रही है -1 से 1। तो अब चलते हैं ग्राफ पर। ओके, ये है ग्राफ, बीच में 0 होता है, यहाँ -∞, यहाँ +∞। अब यहाँ है -1, तो इसका मतलब माइनस के सभी नंबर इस तरफ आएंगे, तो यहाँ कहीं -1 होगा। अब इसके लिए हमें कोई भी यहाँ मेजरमेंट नहीं दी गई है, हमें अंदाजे से ही नंबर्स को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ -∞ से 0 के बीच में सभी माइनस के नंबर आएंगे, तो यहाँ कहीं -1 होगा। और
0 से इन्फिनिटी के बीच में सभी प्लस के नंबर आएंगे, तो यहाँ कहीं +1 होगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा एरिया, इस एरिया की संभावना हमें ज्ञात करनी है। ओके, अब जब एक बार वैल्यू माइनस की हो और एक तरफ प्लस की हो, ठीक है, देखो हमें हमेशा ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो नोटेशन में इस प्रकार लिखेंगे -1 से 0, -1 से 0, ओके, और यहाँ 0 से 1, तो ये रहा 0 से 1, ओके। ऑलवेज लेफ़्ट टू राइट, बहुत ध्यान रखना है। अब ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ओके। अब चलते हैं टेबल पर, 1 से 0 और 0 से 1 का मान। अब यहाँ पर -1 है, टेबल के मान में माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, ओके। -1 से 0 भी सेम होगा और 0 से 1 भी सेम होगा। टेबल में माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं है, तो 0 से 1 कहो, 1 से 0 कहो, सेम थिंग है। यहाँ 1, यहाँ से 1 और यहाँ से ये 0, इसके सामने 0 के सामने ये मान आता है और यहाँ से 1 के सामने ये मान आता है, यानी कि 0.3413, ओके। तो -1 से 0 का मान टेबल से ये आता है, 0 से 1 का मान भी टेबल से ये ही आता है। दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आएगा। तो प्रामाण्य चल x का मूल्य 47 और 53 के बीच होने की संभावना इतनी है। प्रश्न 5, यदि चल x यह 100 माध्य और 15 प्रमाप विचलन वाला प्रामाण्य चल हो, तो वितरण में कितने प्रतिशत अवलोकन का मूल्य 85 से अधिक होगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें संभावना ज्ञात करनी होगी। तो माध्य का मान है 100, प्रमाप विचलन है डेल्टा जो हमें 15 दिया गया है। वितरण में कितने प्रतिशत अवलोकन का मूल्य 85 से अधिक होगा। अब 85 से अधिक को नोटेशन में इस प्रकार लिखना है, यहाँ x, यहाँ 85, 85 से अधिक यानी कि इस तरफ माउथ ओपन होना चाहिए। 85 से अधिक को इस प्रकार लिखेंगे, ओके। अब इस x को z में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर z फार्मूला और यहाँ पर z फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x का मान है 85, माध्य है 100, डेल्टा का मान है 15, ओके। अब इस वैल्यू की जगह z, इसको सिंप्लीफाई करने पर -1 आता है। अब चलते हैं ग्राफ पर, ठीक है। संभावना आ गई है z से -1, ओके। तो इसको हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे पहले वो समझते हैं। देखो यहाँ -1 है, तो डेफिनेटली ये माइनस साइड में ही कहीं पर होगा। अब इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं है, हमें अंदाजे से ही वैल्यूज़ को लिखना होता है। यहाँ पर है -∞ से 0 और यहाँ है 0 से इन्फिनिटी। -∞ से 0 में सभी वैल्यू माइनस की आती हैं और 0 से इन्फिनिटी में सभी वैल्यू प्लस की आएंगी, ओके। अब यहाँ है -1, तो इस तरफ कहीं -1 आएगा, ओके। अब इसमें लिखा है कि -1 से बड़ा, -1 से ज़्यादा, यहाँ 85 से अधिक था, है ना, यही तो हमें दिया है 85 से अधिक, तो यहाँ आ रहा है -1 से अधिक। जो प्रोबेबिलिटी आई है वो -1 से बड़ी है, तो यहाँ कहीं -1 है, -1 से ज़्यादा है संभावना, इसलिए -1 के राइट साइड का ये पूरा मान हमें ज्ञात करना है। -1 से इन्फिनिटी कहाँ तक है वो हमें नहीं पता, ओके। -1 से ज़्यादा, इसका मतलब है कि यहाँ -1 है, -1 के राइट साइड का ये पूरा मान हमें ज्ञात करना है, जो कि
संभावना है। ओके, तो अब जब एक तरफ की वैल्यू माइनस की हो और यहाँ प्लस की, जब एक वैल्यू माइनस की और यहाँ प्लस की है तो इन दोनों को हमें प्लस करना होता है। ग्राफ में हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ओके, यानी कि पहले हम लेंगे मान -1 से 0, -1 से 0। निशानों को नहीं बदलना है, हमेशा ऐसे ही निशान चलते रहेंगे क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। अगर आपने निशान बदल दिए आपका सम टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो -1 से 0 हमें ऐसे आना है। -1 से 0 में प्लस कर देंगे 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। ओके, जब एक वैल्यू माइनस की और दूसरी तरफ प्लस की हो तो दोनों को हम प्लस करते हैं। ओके, अब -1 से 0 का मान हमें मिलेगा टेबल से। -1 से 0 तो यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है, हमें 1 से 0 ही लेना है। तो 1 के सामने है ये मान और 0 के सामने ये मान आ रहा है 0.3413। ओके, -1 से 0 का मान है ये 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। अब इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आता है। तो ये आ गई संभावना -1 से इन्फिनिटी तक। ओके, तो 85 से अधिक अवलोकन की प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है। तो इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आएगा 84.13%। 84.13% अवलोकन 85 से अधिक होंगे। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। वितरण में कितने प्रतिशत अवलोकन का मूल्य 130 से कम होगा। ओके, तो यहाँ पर वितरण में कितने प्रतिशत अवलोकन का मूल्य 130 से कम होगा। 130 से कम को इस प्रकार नोटेशन में लिखना है, 130 से कम। ओके, यानी कि इस तरफ जो माउथ है वो क्लोज रहेगा, ये क्लोज। ओके, 130 से कम है x का मान, ऐसा यहाँ पर लिखना है कि 130 से कम। तो 130 से कम को इस प्रकार लिखेंगे। अब इस x को z में कन्वर्ट करना है। ओके, लेकिन पहले इस स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। यहाँ पर x की जगह ये z फार्मूला, यहाँ पर z फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x का मान है 130, ये माध्य है 100, डेल्टा है 15। अब इसकी जगह z और इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 आता है। ओके, अब चलते हैं ग्राफ पर कि ग्राफ पे 2 हमें कहाँ शो करना है। ये है -इन्फिनिटी से 0, यहाँ पर सभी मान माइनस के आएंगे और यहाँ पर है 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर सभी मान प्लस के आएंगे। तो यहाँ पर है 2 और ये है प्लस का, तो कहीं यहाँ पर 2 होगा। ओके, अंदाजे से वैल्यूज़ को लिखना है, कोई मेजरमेंट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर है 2। ओके, अब 2 से छोटा है z, तो 2 से छोटा है इसलिए 2 की लेफ़्ट साइड का ये पूरा मान हमें ज्ञात करना है। 2 से छोटा है लेकिन कितना है वो तो हमें नहीं पता, तो 2 से छोटा का मतलब है 2 के लेफ़्ट साइड का ये पूरा मान हमें ज्ञात करना होगा। ओके, अब जब एक वैल्यू माइनस की है और इस तरफ प्लस की है तो दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं। ग्राफ में हमें हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है, ऐसे। ओके, तो पहले हम लेंगे -इन्फिनिटी से 0, क्योंकि हमें हमेशा इस तरह ही आना है। -इन्फिनिटी से 0 ये रहा, -इन्फिनिटी से 0, इसमें ऐड कर देंगे 0 से 2। ओके, 0 से 2, ठीक है। तो अब
-∞ से 0 का मान, ये पूरा हमेशा 0.5 होता है। अब 0 से 2 का मान हमें टेबल से लेना होगा। 0 से 2, यहाँ 0 है और ये 2, तो 2 के सामने है ये वाली वैल्यू और 0 के सामने ये वाली वैल्यू आ रही है, ये दिस वन, ओके, 0.4772। ठीक है, तो 0 से 2 का मान टेबल से इतना आता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आएगा, यानी कि -∞ से 2 तक का पूरा मान इतना आता है। अब 130 से कम अवलोकन की प्रतिशतता भी हमें ज्ञात करनी है, तो इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे। 97.72% आंसर आता है। 97.72% अवलोकन 130 से कम होंगे। प्रश्न 6, शहर के एक विस्तार में से चयन किए 500 वयस्क व्यक्तियों का वजन प्रामाण्य वितरण को अनुलक्षित है। यह व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलोग्राम और प्रमाप विचलन 7 किलोग्राम हो, तो पार्ट 1 में हमें बताना है उस विस्तार में 41 किलोग्राम और 62 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान कीजिए, यानी कि संभावना ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर n मतलब कि कुल व्यक्ति है 500, माध्य है 55, s है 7। s का मतलब है यहाँ पर डेल्टा, यानी कि प्रमाप विचलन हमें 7 दिया गया है। s का मतलब है डेल्टा। ओके, तो पार्ट 1, उस विस्तार में 41 किलोग्राम और 62 किलोग्राम के बीच वजन वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान। ओके, तो सबसे पहले इस प्रकार नोटेशन में लिखना है, यहाँ छोटा नंबर, यहाँ बड़ा नंबर, क्योंकि हमें हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है। इन निशानों को कभी भी नहीं बदलना है, वरना सम रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब इस x को यहाँ पर z में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए पहले हमें इस स्टेप को फॉलो करना होगा। x की जगह z फॉर्मूला, यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x का मान है 41, ये वाला, ओके, माध्य है 55, डेल्टा है 7। यहाँ पर x का मान है 62, ये वाला, माध्य है 55, डेल्टा है 7। इसको कैंसिल करने पर -14/7 आता है, इसको कैंसिल करने पर 7/7 आता है। अब इस वैल्यू की जगह z, इसको कैंसिल करने पर -2 और इसको कैंसिल करने पर 1 आता है। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना आ रही है -2 से 1। ओके, तो अब चलते हैं ग्राफ पे। आप देख सकते हो -2 से 1 है, तो यहाँ कहीं -2 होगा और यहाँ पर 1 होगा। ओके, तो जब एक तरफ की वैल्यू माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो, तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं। हमें हमेशा ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहला पार्ट इसका होगा -2 से 0, ये रहा -2 से 0। ओके, इसमें हमें प्लस करना है 0 से 1 को, इस हिस्से को प्लस करना है, तो 0 से 1, क्योंकि एक तरफ माइनस का हिस्सा है, दूसरी तरफ प्लस का हिस्सा है। इस सिचुएशन में दोनों को प्लस करते हैं। अब -2 से 0 और 0 से 1 का मान हमें टेबल से लेना होगा। यहाँ पर -2 है, टेबल में माइनस प्लस की कोई वैल्यू नहीं है। -2 से 0 कहो, 2 से 0 कहो, टेबल में सेम ही होता है। तो 2 से 0 और 0 से 1 का मान टेबल से, ये 2 और यहाँ पर है 0,
तो 2 के सामने ये वाली वैल्यू है और यहाँ पर 0 के सामने ये वाली वैल्यू आ रही है, मतलब कि 0.4772। और दूसरा मान है 1 से 0 कहो या 0 से 1 कहो। 1 के सामने यहाँ पर ये और 0 के सामने ये वाली वैल्यू, यानी कि 0.3413। ओके, तो -2 से 0 का मान है ये, 0 से 1 का मान है ये। इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आता है। ये आ गई संभावना। ओके, उस विस्तार के 41 किलोग्राम से 62 किलोग्राम के बीच वज़न वाले व्यक्तियों की अब हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इस वैल्यू को n से गुणा कर देंगे। n का मतलब है कुल व्यक्ति, जो यहाँ पर 500 हैं। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आता है। अब यहाँ पर व्यक्ति हैं, व्यक्ति कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, तो लगभग 409 व्यक्ति आंसर आएगा। 41 किलोग्राम से 62 किलोग्राम के बीच व्यक्तियों की संख्या 409 लगभग है। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। उस विस्तार में 41 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान कीजिए। ओके, यानी कि उस विस्तार में कितने लोगों का वज़न 41 किलोग्राम से कम है वो हमें बताना है। ओके, हाँ, उस विस्तार में 41 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान। पहले हम प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे। ओके, 41 से कम को नोटेशन में इस प्रकार लिखते हैं। 41 से कम यानी कि इस तरफ माउथ क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब x को हमें z में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए बीच में इस स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर z फॉर्मूला, यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट करना है। x का मान है 41, माध्य है 55, डेल्टा है 7। अब इसकी जगह पर z। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करने पर -14/7 आता है। यहाँ पर z, इसको कैंसिल करने पर -2 आता है। ओके, तो यहाँ पर संभावना आ रही है -2 से कम। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ पर। अब ग्राफ में यहाँ पर सारी माइनस की वैल्यू होती हैं। -∞ से 0 में सभी वैल्यूज़ माइनस की आएंगी। तो पहले -2 कहीं यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी आई है -2 से कम, यानी कि -2 के लेफ़्ट साइड का ये पूरा एरिया हमें ज्ञात करना है, क्योंकि -2 से कम है तो -2 के लेफ़्ट साइड में हमें जाना होगा। तो ये एरिया हमें ज्ञात करना है। अब ये एरिया हम कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे देखो कैसे करते हैं। हमें ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है, -2 से कम वाला। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए पूरे में से, पूरे का मतलब है -∞ से 0। ओके, इस पूरे में से यानी कि -∞ से 0, -∞ से 0 में से अगर हम -2 से 0 यानी कि इस हिस्से को माइनस कर दें तो ये पार्ट हमें मिल जाएगा। ओके, तो -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। -2 से 0 का मान हम लेंगे टेबल से, यहाँ पर 2 और यहाँ से आया है 0। ओके, तो यहाँ पर 2 से 0 का मान 0.4772 आ रहा है। ओके, तो -2 से 0 का मान है ये। इन दोनों को माइनस करने पर संभावना 0.228 आती है, यानी कि -2 से कम की संभावना इतनी है। ये जो हिस्सा है -2 से कम। ओके, कितना कम है वो हमें नहीं पता,
बट -2 से कम तो है, तो ये संभावना आती है। ठीक है। अब 41 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो n गुणा संभावना कर देंगे। ठीक है। n का मान है 500 क्योंकि कुल व्यक्ति 500 हैं। अब इन दोनों को गुणा करने पर 11.4 आता है, लेकिन कभी भी व्यक्ति पॉइंट में नहीं हो सकते, तो लगभग, ये लगभग का निशान है, लगभग 11 व्यक्ति। 41 किलोग्राम से कम वज़न वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 11 है। प्रश्न 7, यदि z यह प्रामाणित प्रामाण्य चल हो तो निम्न शर्तों का समाधान हो। इस रीति से z प्राप्तांक z1 के मूल्यों का अनुमान ज्ञात कीजिए। अनुमान का मतलब है यहाँ पर संभावना। ओके, तो पार्ट 1 में z बराबर है z1 के बाईं ओर का क्षेत्रफल इतना है। अब इस वैल्यू को पहले हमें ग्राफ पे शो करना होगा। आप देख सकते हो कि ये वैल्यू प्लस की है और 1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, +1 के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि z1 कहीं यहाँ पर होगा प्लस साइड और 1 के नज़दीक है ना, तो यहाँ पर कहीं z1 का मान होगा। अब इसने कहा है कि z1 के बाईं ओर का, इसका मतलब है कि z1 के लेफ़्ट साइड का ये पूरा हिस्सा हमें इतना दिया गया है। ओके, z1 के लेफ़्ट साइड का हिस्सा हमें इतना दिया है। ओके, तो अब इसको नोटेशन में इस प्रकार हमें लिखना है। z1 से छोटा है क्योंकि बाईं ओर कहा है, तो z1 से छोटा ही हम z को कहेंगे। अब क्योंकि ये पूरी वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू प्लस की है, तो जब माइनस प्लस की वैल्यू हो उसको हमेशा हम प्लस करते हैं। और ग्राफ में हमेशा हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है। यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं है, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, ग्राफ में हमेशा हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है। ओके, तो -∞ से 0 इस प्रकार नोटेशन में लिखेंगे। -∞ से 0 में प्लस करेंगे 0 से z1, 0 से z1, इन दोनों का मान हमें इतना दिया गया है। ओके, अब -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होगा। -∞ से 0 का मान लेफ़्ट टू राइट चलना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना होगा। -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होगा। ओके, अब 0 से z1 का मान हमें अभी नहीं पता है और ये वैल्यू यहाँ पर। अब 0.5 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आता है, यानी कि 0 से z1 का मान, 0 से z1 इस हिस्से का मान इतना आता है। ओके, अब संभावना 0.4928 के अनुरूप ये संभावना आई है। z का मूल्य प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी पर से विलोम रूप से देखने पर। अब आप कहोगे कि इस विलोम रूप से देखने का क्या मतलब है। देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी आई है ये ग्राफ में कहीं पर भी नहीं है। चलते हैं। अब ये जो वैल्यू है वो इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर हो सकती है ये वैल्यू इस टेबल में। इस नंबर से छोटा नंबर है ये और इस नंबर से बड़ा नंबर है ये। इसका मतलब है कि ये जो मान है इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं यहाँ पर लाई करता होगा। अब ये दोनों नंबर कहाँ हैं, पहले उनकी जगह देखते हैं। यहाँ से आ रहा है 2.4 और यहाँ से आ रहा है 0.04 ऐसे। ठीक है, तो एक तो हो गया 2.44
अभी दूसरा नंबर भी है, तो इस नंबर के लिए यहाँ से आ रहा है 2.4, है ना, और यहाँ से आएगा 0.05। ऐसे ऐसे हम टेबल देखते हैं। तो दूसरे नंबर के लिए आ गया 2.45, ठीक है। तो अब इसको हमें इस प्रकार टेबल बनानी होगी। देखो, सारणी पर से इस नंबर के पहले की नज़दीक का मूल्य है ये, इस नंबर के बाद की नज़दीक का मूल्य है ये, ओके। औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये औसत आती है। और यहाँ पर है z प्राप्तांक, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था, 2.44, 2.45, है ना। अब इसका भी हमें औसत फाइंड करना है, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये औसत आती है। उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि Z1 बराबर यहाँ पर होगा, ओके। तो संभावना 0.4928 के अनुरूप Z1 का मूल्य प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी पर से विलोम रूप से देखने पर कितना आता है, इतना आता है, ओके। ये है Z1 का मान जो कि हमें ज्ञात करना था, है ना। प्रश्न में यही तो कहा था कि Z1 का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने ज्ञात कर दिया, जो कि इतना आता है। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया है कि Z बराबर Z1 के दाईं ओर का क्षेत्रफल इतना है, ओके। तो हमें Z1 के मूल्य का अनुमान ज्ञात करना है, ओके। तो Z बराबर Z1 की दाईं ओर का क्षेत्रफल इतना है, अर्थात प्रोबेबिलिटी Z बड़ा है Z1 से इतना हमें दिया है। प्रामाण्य वक्र में Z बराबर Z1 की शीर्ष लंब रेखा ऐसे खींचेंगे जो दाईं ओर, वक्र के दाईं ओर कोने में क्षेत्रफल इतना होगा, उसका वक्र निम्नानुसार खींचेंगे। आप इसको छोड़ो, जो मैं समझा रही हूँ उसको सुनो। देखो, इसने क्या कहा है कि Z1 की दाईं ओर का क्षेत्रफल इतना है। अब जो ये वैल्यू है, एक तो प्लस की है ना, और 0.5 से कम है ना, 0.5 से कम है और प्लस की है। इसका मतलब कहीं यहाँ पर Z1 होगा। अब Z1 की दाईं ओर यानी कि Z1 की राइट साइड का इतना हिस्सा हमें दिया गया है और उसका मान है इतना। क्लियर हुआ? Z1 की दाईं ओर का क्षेत्रफल इतना है। तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू प्लस की है और 0.5 से कम है। 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है, लेकिन ये तो 0.5 से कम है। इसका मतलब Z1 कहीं यहाँ होगा। Z1 की दाईं ओर का मतलब है Z1 के राइट साइड का हिस्सा हमें इतना दिया है। जब प्रश्न में Z1 की दाईं ओर कहे, इसका मतलब है कि Z1 से राइट साइड के हिस्से की बात हो रही है और Z1 से बड़ा है Z, ऐसा हम लिखेंगे, ओके। तो अब हमें यहाँ पर 0 से Z1 का मान ज्ञात करना है, जिसपे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है। 0 से Z1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो 0 से Z1 का मान ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वक्र में लेफ़्ट टू राइट ही जाना है, ओके। तो 0 से Z1 का ये मान हमें ज्ञात करना है। तो 0 से Z1 का मान ज्ञात करने के लिए इस पूरे हिस्से में से, इस पूरे का मतलब है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी में से यदि हम 0 से Z1 का मान माइनस कर दें
तो ये मान आता है जो हमें दिया गया है। ओके, 0 से इन्फिनिटी में से 0 से Z1 को माइनस करने पर ये मान आता है जो हमें दिया गया है। अब 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। 0 से Z1 हमें ज्ञात करना है, बराबर दिस वैल्यू है जो हमें दी गई है। ओके, अब 0 से Z1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। यहाँ माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है यहाँ प्लस की थी, इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आता है। अब यानी कि 0 से Z1 का मान, 0 से Z1 का मान इतना आया है, संभावना। ओके, ये आई है संभावना, 0 से Z1 की संभावना इतनी है। तो संभावना दिस के अनुरूप Z1 का मूल्य Z1 की प्रामाण्य चल की सारणी को विलोम रूप से देखने पर Z1 का मान 1.96 आता है। देखो कैसे, ये है टेबल, यहाँ पर है 0.4750। अब देखते हैं ये कहाँ पर लाई करता है टेबल में। तो यहाँ से आ रहा है 1.9 और यहाँ से आ रहा है 6। ओके, तो 1.96, तो Z1 बराबर आ गया 1.96, क्योंकि ये वैल्यू टेबल में यहाँ पर लाई करती है। प्रश्न 8, यदि Z यह प्रमाणित प्रामाण्य चल हो तो निम्न शर्तों का समाधान हो। इस रीति से Z प्राप्तांक यानी कि Z1 के मूल्यों का अनुमानित मूल्य प्राप्त कीजिए। अनुमानित मूल्य का मतलब है संभावना। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है कि Z बराबर Z1 के बाईं ओर का क्षेत्रफल 0.15 है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राफ में 0.15 कहाँ पर होगा। देखो, माइनस इन्फिनिटी से 0 का मान हमेशा 0.5 होगा, 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होगा। ओके, अब ये जो 0.15 है ये 0.5 से छोटा है। ओके, देखो 0.5 को आप 0.50 भी लिख सकते हो। तो 0.15 छोटा है 0.50 से, ठीक है। इसलिए जो 0.15 है वो ग्राफ में कहीं लेफ्ट साइड में यहाँ पर है। ओके, अब इसने कहा है कि Z1 की बाईं ओर, तो अगर ये Z1 है, Z1 की बाईं ओर का मतलब है Z1 के लेफ्ट साइड का ये एरिया 0.15 हमें दिया है। ओके, अर्थात Z1 छोटा है Z से, बराबर 0.15 है। प्रामाण्य वक्र में Z बराबर Z1 की शीर्ष लंब रेखा खींचने के लिए बाईं ओर 0.15 क्षेत्रफल मिले ऐसी आकृति निम्नानुसार खींचेंगे। ये हमने आकृति बना ली। यहाँ पर Z1 है, Z1 की बाईं ओर यानी कि Z1 के लेफ्ट साइड का एरिया हमें 0.15 दिया है, और हमें अब Z1 से 0 का मान फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क भी डाला हुआ है। तो अगर ये एरिया 0.15 है तो Z1 से 0 का मान 0.35 होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 का मान 0.5 है। तो अगर ये हिस्सा 0.15 है तो ये यानी कि Z1 से 0 का मान 0.35 होगा। इन दोनों को प्लस करो, 0.5 आता है। ओके, बट इसको हमें इस प्रकार नोटेशन में लिखकर सॉल्व करना है। ओके, तो Z1 से छोटा है Z, इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे। जब हमें Z1 की बाईं ओर कहा जाएगा
तो हम लिखेंगे कि z1 से छोटा है z। ओके, इस स्टेटमेंट पे खास ध्यान देना है। तो अब हमें z1 से 0 का मान फाइंड करना है। वैसे तो हम कर चुके हैं 0.35, ये रहा, ठीक है, बट इस प्रकार हमें सॉल्व करके बताना है। तो z1 से 0 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, यानी कि -∞ से 0 में से, ये रहा -∞ से 0 में से हम z1 से 0 का मान माइनस करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है जो हमें दी गई है। -∞ से 0, ये रहा, में से हम z1 से 0 का मान माइनस कर दें तो ये वैल्यू मिलती है जो हमें दी गई है। इस पूरे में से इसको माइनस करने पर ये मान आता है। अब -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5, z1 से 0 का मान हमें फाइंड करना है ना, बराबर 0.15। अब यहाँ 0.5, ये प्लस 0.15 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ माइनस की है, इधर जाकर प्लस की हो जाएगी। 0.5 माइनस 0.15 करने पर 0.35 आता है। ओके, z1 से 0 का मान आ गया 0.35। अब इस क्षेत्रफल के लिए तालिका को विलोम रूप से देखने पर, विलोम रूप से हमें इसलिए देखना है क्योंकि जो टेबल है उसमें 0.35 का मान नहीं है, हमें फाइंड करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे। 0.35 से छोटा नंबर है ये, 0.35 से बड़ा नंबर है ये। इसका मतलब ये है कि 0.35 कहीं यहाँ बीच में लाई करता है। ओके, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है ये 1 और यहाँ से आ रही है 0.03, ये आ गया 1.03। अब इसके लिए यहाँ से वैल्यू आ रही है 1 और यहाँ से वैल्यू आ रही है 0.04, तो ये हो जाएगा 1.04। ओके, अब इस प्रकार हमें यहाँ पर टेबल भी बनानी है। सारणी पर से क्षेत्रफल z प्राप्तांक 3500 के पहले की नज़दीक का मूल्य है ये, 3500 के बाद की नज़दीक का मूल्य है ये। ओके, और z प्राप्तांक है 1.03 यहाँ और यहाँ पर 1.04। अब हमें औसत ज्ञात करनी है। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये आंसर आता है। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये आंसर आता है। ओके, तो उपयुक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि z1 बराबर दिस, लेकिन बाईं ओर के लिए है z1 का मान। आप देख सकते हो कि z1 जो है ग्राफ में लेफ्ट साइड पर है, तो जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू ग्राफ में लेफ्ट साइड पर है। तो z1 का मान आ गया -1.035। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया है z बराबर z1 की दाईं ओर का क्षेत्रफल 0.75 है। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये ग्राफ है इसमें 0.75 कहाँ हो सकता है। तो अब आप जानते हो कि -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होगा, 0 से ∞ का मान भी हमेशा 0.5 होगा। अब जो ये 0.75 है ये 0.5 से बड़ा है, तो यदि हम 0 से ∞ की बात करें, एक चीज़ और, ये वैल्यू प्लस की है ना, प्लस की है तो ज़्यादा एरिया प्लस साइड ही होगा। 0.75
0.5 से बड़ा है। 0 से इन्फिनिटी का मान हो गया 0.5, लेकिन ये तो 0.75 है। अभी हमें 0.25 और भी तो चाहिए, तभी तो 0.75 बनेगा। भाई ये तो हो गया 0.50। 0 से इन्फिनिटी का मान 0.50 हो गया, तो 0.25 जो बचा है वो कहीं यहाँ पर होगा। ओके, तो ये हो गया 0.25 और ये हो गया 0.50। हमें हमेशा इस तरह के सम में लेफ़्ट टू राइट जाना है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अब क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और 0.5 से ज़्यादा है, बड़ा है, ठीक है, तो 0.5 यहाँ तक हो गया और ये हो गया 0.25, तो यहाँ कहीं Z1 होगा। अब इन्होंने कहा है कि Z1 की दाईं ओर का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि ये Z1 है, इसके दाईं ओर का मतलब है Z1 के राइट साइड का ये पूरा हिस्सा हमें दिया है 0.75। ओके, तो जब हमें दिया हो कि Z1 की दाईं ओर का क्षेत्रफल, तो तब हम कहेंगे कि Z1 से बड़ा है Z। ओके, जब हमें दिया हो कि Z1 की दाईं ओर का क्षेत्रफल, तो हम नोटेशन इस प्रकार लिखेंगे कि Z1 से बड़ा है Z। ओके, अब हमें पता है कि 0 से इन्फिनिटी का मान 0.5 होता है। अब ये वैल्यू माइनस साइड की है और ये वैल्यू प्लस साइड की है। तो हमने पहले भी सम किए हैं कि जब एक वैल्यू माइनस की हो और एक वैल्यू प्लस की हो, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं। ये देखो, है ना, प्लस हो रहा है। इन दोनों को प्लस करने पर 0.75 आता है। ओके, तो इन दोनों का मतलब है ग्राफ में हमें हमेशा लेफ़्ट टू राइट ऐसे जाना है, ऐसे। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला Z1 से 0, ये रहा। Z1 से 0 में प्लस कर देंगे 0 से इन्फिनिटी। ओके, 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों को प्लस करने पर ये मान आता है। ओके, अब 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। Z1 से 0 का मान, Z1 से 0 का मान हमें फाइंड करना है। ओरली हम फाइंड कर चुके हैं, बट अभी हमें इस तरह से नोटेशन में फाइंड करना है। ओके, अब Z1 से 0 यहाँ पर, ये प्लस 0.5 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस 0.5 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 0.25 आता है। Z1 से 0 का मान 0.25 आता है। ओके, अब 0.25 ये तो संभावना आई है, ठीक है। अब जो ये संभावना है, इसको हमें देखना है कि टेबल में कहाँ पर लाई करती है। ओके, तो ये है टेबल। अब 0.2500 इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है, हमें खुद से औसत निकालकर फाइंड करना होगा। 2500 से छोटा नंबर है ये, 2500 से बड़ा नंबर है ये। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कहीं पर 2500 का मान है। ओके, तो ये नंबर आ रहा है 0.6 के सामने, यहाँ से। ओके, और यहाँ पर है 7, तो यहाँ से मान आ गया 0.67, मतलब कि संभावना। और अभी ये नंबर, तो यहाँ से आ रहा है 0.6 के सामने और यहाँ पर है 8, तो 0.68, ये आ गई संभावना। ओके, संभावना 0.25 क्षेत्रफल के अनुरूप Z1 का मूल्य तालिका को विलोम रूप से देखने पर 0.2500 के पहले नज़दीक का मूल्य है ये, उसकी संभावना 0.67 है ना। हमने ये फाइंड की और ये फाइंड की, ये दोनों संभावनाएं हैं, ठीक है।
उसकी संभावना 0.67 और 2500 के बाद का नज़दीक मूल्य है ये की संभावना 0.68 है। अब दोनों की औसत निकालनी है, इसकी और इसकी, जो मान हमने टेबल से फाइंड किए हैं। औसत निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये आंसर आता है। तो Z1 का मूल्य बराबर है ये, लेकिन जो Z1 है वो लेफ्ट साइड में है, तो जो आंसर आएगा उसके साथ यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि Z1 माइनस साइड पे है। ओके। प्रश्न 9, यदि Z यह प्रामाणित प्रामाण्य चल हो और Z1 यह Z प्राप्तांक दर्शाता हो तो निम्न शर्तों का समाधान हो, ऐसे Z1 का मूल्य का अनुमान ज्ञात कीजिए। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है -2 से Z1 का मान इतना है। ओके, तो पहले हमें ग्राफ में देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये है ग्राफ। अब आप देख सकते हो यहाँ दिया है -2 से Z1। ओके, तो ये -2 है, यानी कि ये माइनस साइड ही होगा। -∞ से 0 में सभी माइनस की वैल्यूज़ आएंगी, तो -2 कहीं यहाँ पर होगा। हमें जो भी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है वो अंदाजे से करनी है, इसके लिए कोई मेजरमेंट नहीं है। अब -2 कहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि -∞ से 0 में सभी माइनस की वैल्यूज़ आती हैं। -2 से Z1, हमें ग्राफ में हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है, यानी कि ऐसे। ओके, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, तो यहाँ -2 है, तो इस तरफ कहीं Z1 होगा, ऐसे आना है, ऐसे। ओके, तो यहाँ कहीं Z1 है, यानी कि -2 से Z1 का मान हमें इतना दिया गया है 0.2857। तो अब हमें ज्ञात करना है Z1 से 0 का मान, जिस पर मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, ताकि हमें पता लगे कि हमें फाइंड क्या करना है। Z1 से 0 का मान हमें ज्ञात करना है, इतना हमें पता लग गया है। ओके, तो अब इस तरह नोटेशन में लिखेंगे। Z1 से 0 का मान ज्ञात करने के लिए पूरे में से, पूरे का मतलब है -2 से 0, -2 से 0 में से, -2 से 0 में से Z1 से 0 को माइनस कर देंगे, Z1 से 0 को माइनस कर देंगे, और यही हमें फाइंड करना है। -2 से 0 में से Z1 से 0 को माइनस करने पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। उसका वही तो मतलब है कि -2 से 0 में से Z1 से 0 को माइनस कर दें, तो ये मान बचेगा जिसकी वैल्यू हमें इतनी दी गई है। -2 से 0 का मान टेबल में देखते हैं, ये 2 और यहाँ है 0, तो ये आ रहा है 0.4772। ओके, -2 से 0 का मान यानी कि ये पूरा आ गया है 0.4772। इसमें से माइनस करना है Z1 से 0, ये जो कि हमें फाइंड करना है ना। तो Z1 से 0 का मान हमें नहीं पता, बराबर दिस वैल्यू है। ओके, अब यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़, ये वैल्यू यहाँ प्लस की है, इधर आकर माइनस हो जाएगी, और इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ माइनस की थी तो यहाँ आकर प्लस हो जाएगी। ओके, अब इन दोनों को माइनस करने पर ये मान आता है, ये मान आया है Z1 से 0 का, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी Z1 से 0 की इतनी आई है। ओके, अब टेबल में देखते हैं कि ये मान कहाँ पर लाई करता है। 0.1915 यहाँ पर है, 0.1915
तो यहाँ से 0.5 और यहाँ पर 0 आता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 0.1915 क्षेत्रफल के लिए तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z1 का मान 0.5 होगा। Z1 बराबर -0.5 होगा, क्योंकि Z1 ग्राफ में लेफ़्ट साइड पर है और लेफ़्ट साइड का जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस हमें लगाना होगा। तो Z1 का ये है मान। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया है कि Z1 से 1.75 का मान 0.10 है। तो पहले इसको ग्राफ पे शो करते हैं। ओके, आप देख सकते हो कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये प्लस की है, इसका मतलब हम ग्राफ के राइट साइड में हैं। तो यहाँ पर कहीं Z1 होगा। Z1 से 1.75, यहाँ Z1 तो यहाँ कहीं 1.75 होगा। Z1 से 1.75 का मान हमें 0.10 दिया है। हमें ग्राफ में हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है, इसलिए हम Z1 से इस तरफ आएंगे। ओके, तो अब हमें 0 से Z1 का मान फाइंड करना है, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। ओके, 0 से Z1 का मान हमें फाइंड करना है। तो 0 से Z1 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, इसका मतलब है 0 से 1.75 में से, 0 से 1.75 में से हम 0 से Z1 को माइनस कर देंगे। 0 से 1.75 में से 0 से Z1 को माइनस करने पर ये मान आएगा ना जो हमें दिया हुआ है। इस पूरे में से इस हिस्से को माइनस करें तो यही तो मान आता है जो कि यहाँ पर हमें लिखना है। अब 0 से 1.75 का मान टेबल में से देखते हैं। यहाँ 1.7 है और यहाँ पर है 5, तो यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से बनेगी ये वैल्यू। ओके, 4599 आता है मान, 0.4599। 0 से Z1 हमें फाइंड करना है, बराबर है दिस। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पर 0.10, यहाँ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ माइनस की है, इस तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करने पर 0.3599 आंसर आता है। तो 0.3599 क्षेत्रफल के लिए तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z1 का मान 1.08 होगा। एक बार टेबल पे चलते हैं। 3599 कहाँ पर आता है? ये है 3599। अब ये कहाँ पर है ये देखते हैं। यहाँ से आ रहा है 1 और यहाँ से आ रहा है 0.08। ओके, आ गया ना? तो इसलिए Z1 बराबर 1.08 होगा। ओके, ये आ गया है 0 से Z1 का मान, 0 से Z1 का मान जो हमें फाइंड करना था। ओके, प्रश्न 10, एक कारखाना में मासिक उत्पादन यह औसत माध्य इकाई और प्रमाप विचलन डेल्टा इकाई हो, ऐसा प्रामाण्य वितरण को अनुसरता है, तो उत्पादन 2400 इकाई और 1800 इकाई हो। उत्पादन को हम यहाँ x कहेंगे, तो ये x1 है और ये x2 है। तो उसके लिए z प्राप्तांक क्रमशः 1 और -0.5 है। ये Z1 है और ये Z2 है। ओके, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो ये Z1 और ये Z2 होगा। तो इस वितरण का माध्य और प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है इसकी हेल्प से
हमें माध्य और प्रमाप विचलन ज्ञात करना है। ओके, तो ये x1, ये x2, ये z1, ये z2 को z फॉर्मूला में पुट करके समीकरण प्राप्त करेंगे, है ना। ये z फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये z1 तो ये x1 होगा और ये z2 तो ये x2 होगा। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं। ओके, तो पहला समीकरण बनाते हैं। z1 बराबर दिस, z1 का मान है 1, x1 का मान है 2400, माध्य हमें नहीं पता, डेल्टा भी नहीं पता। ओके, अब डेल्टा यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा होगा, तो डेल्टा को 1 से गुणा करने पर डेल्टा ही आएगा। 2400 माइनस माध्य, ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार z2 बराबर दिस वैल्यू, z2 का मान है -0.5, x2 है 1800, माध्य और डेल्टा हमें अभी फाइंड करना है। अब डेल्टा यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा, ये डेल्टा है -0.5 डेल्टा, 1800 माइनस माध्य यहाँ एज इट इज़, ये हो गया समीकरण 2। ओके, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ चुके हैं। परिणाम 1 और 2 की तुलना करने पर इसका मतलब है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। ऐसा करने पर हमें यहाँ पर समीकरण 2 के सभी नंबर्स के निशान को पहले बदलना होगा। ये माइनस है, इसका प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब पुराने निशानों को भूल जाना है, माइनस माध्य प्लस माध्य, ये हो गया कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर है -1800 और 2400, यानी कि ऐसे 2400 माइनस 1800, 2400 में से इस 1800 को माइनस करना है तो ये आएगा 600। ओके, यहाँ पर ये डेल्टा है। ओके, अब ये प्लस, ये है 0.5 डेल्टा और यहाँ पर है प्लस डेल्टा, तो ये है 0.5 डेल्टा और ये है डेल्टा। इस डेल्टा के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है, तो 0.5 प्लस 1 होगा 1.5, साथ में है डेल्टा। अब 1.5 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाकर भाग में चला जाएगा। 1.5 से 600 को भाग करने पर डेल्टा का मान 400 आता है। ओके, तो परिणाम 1 में डेल्टा बराबर 400 रखने पर डेल्टा का मान आ चुका है। अभी हमें माध्य भी ज्ञात करना है, तो ये है समीकरण 1। डेल्टा बराबर 400 पुट कर रहे हैं, डेल्टा की जगह 400। ओके, अब ये माइनस माध्य है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस 400 है, इधर आकर -400 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 2000 आता है। माध्य का मान आ गया 2000। ओके, तो माध्य बराबर 2000 और प्रमाप विचलन यानी कि डेल्टा 400 होगा। प्रश्न 11, एक प्रामाण्य x चल संभावना घटत्व फलन निम्नानुसार है। ओके, ये जो वैल्यू दी है इसकी बात हो रही है। इस वितरण के बराबर मध्य के 50% अवलोकनों की अनुमानित सीमाएं ज्ञात कीजिए। अनुमानित सीमाएं का मतलब है यहाँ पर Q1 और Q3। ओके, अब इन्होंने कहा है कि मध्य के 50%, तो ये है ग्राफ, बिल्कुल बीच में 0 होता है। अब 50 का आधा कर दो तो 25% होता है। देखो ऐसे 50% है, इसको हम 50/100 लिख सकते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने पर 0.50 आता है।
अब इसका आधा करो तो 0.25 आता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें 50% दिया है, पहले इसको संभावना में कन्वर्ट करो 100 से भाग करके, तो संभावना आ गई है 0.50। अब इसका आधा करो, इसका आधा होगा 0.25, यानी कि 0 के लेफ़्ट साइड में 0.25, 0 के राइट साइड में भी 0.25। ठीक है, क्योंकि 0.50 का हमने आधा किया है। इन्होंने कहा है कि इस वितरण के बराबर मध्य के 50%, यानी कि बीच में बिल्कुल 0 होता है ना, तो 0 के लेफ़्ट साइड में 0.25 और 0 के राइट साइड में भी 0.25 बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि मध्य की बात हो रही है। ओके, अनुमानित सीमाएं हैं Q1 और Q3, ये है Q1, ये है Q3। ओके, अब f(x) के मान से हमें सिर्फ यहाँ पर माध्य और डेल्टा का मान लेना है। तो यहाँ पर होता है माध्य जो है 100 और यहाँ पर होता है डेल्टा जिसका मान 6 है। अब इस फॉर्मूले की आगे हमें कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। ओके, तो Q1 ज्ञात करने का ये है सूत्र, माध्य है 100, डेल्टा है 6, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया Q1 का मान। ओके, अब Q3 का ये है सूत्र, माध्य का मान है 100, डेल्टा है 6, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आएगा। ये आ गया है Q3 का मान। प्रश्न 12, एक प्रामाण्य वितरण के लिए प्रथम चतुर्थक 35 और तृतीय चतुर्थक 65 है, तो वितरण के बीचों बीच मध्य के 95.45% प्राप्त अंकों का अंतराल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर माध्य और डेल्टा फाइंड करना होगा। ओके, तो Q1 हमें दिया है 35, Q3 का मान है 65। ओके, माध्य ज्ञात करने के लिए जब इस तरह से वैल्यूज़ दी हो तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ओके, माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र, Q3 का मान है 65, Q1 का मान है 35 अपॉन में है 2, इन दोनों को प्लस करेंगे 100, 2 से कैंसिल करेंगे, माध्य का मान आ गया है 50। अभी हमें डेल्टा भी फाइंड करना है। ओके, तो डेल्टा फाइंड करने के लिए चतुर्थक विचलन का ये है सूत्र। ओके, अब चतुर्थक विचलन का हम यहाँ पर दूसरा सूत्र भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q3 का मान दिया गया है। ओके, तो चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का ये भी एक सूत्र है। जब हमें Q1 और Q3 दिया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल हम करते हैं। ये दोनों ही सूत्र चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के हैं, तो दोनों सूत्र को एक दूसरे के बराबर रखकर हम डेल्टा फाइंड करेंगे। ओके, तो Q3 का मान है 65, Q1 है 35, यहाँ पर 2/3 डेल्टा एज इट इज़। इन दोनों को माइनस करने पर 30 आता है, यहाँ पर है 2 और 2/3 डेल्टा एज इट इज़। ओके, अब 30/2 यहाँ एज इट इज़, ये 2/3 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2/3 है तो इस तरफ आएगा 3/2 हो जाएगा, बराबर डेल्टा। अब इन सब को कैंसिल करने पर डेल्टा का मान 22.5 आता है। अब हमारे पास माध्य भी है और डेल्टा भी है। ओके, तो जब हमें प्रश्न में यहाँ पर दिया हो
कि 95.45% क्षेत्रफल है और अंतराल ज्ञात करना है। ओके, आपको इस वैल्यू को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एक सूत्र है। 95.45% क्षेत्रफल हो और अंतराल ज्ञात करना हो तो हम ये सूत्र लगाते हैं। ओके, इसीलिए हमने पहले माध्य और डेल्टा फाइंड किया। माध्य का मान है 50, डेल्टा है 22.5। इन दोनों को गुणा करने पर 45, माइनस करने पर 5। यहाँ पर ये 2, माध्य का मान है 50, डेल्टा है 22.5। इन दोनों को गुणा करने पर 45, इन दोनों को प्लस करने पर 95 आता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बीच के 95.45% अवलोकन का अंतराल 5 से 95 होगा। यही हमें ज्ञात करना था। ओके, प्रश्न 13, एक प्रामाण्य वितरण के लिए तृतीय चतुर्थक और औसत विचलन क्रमशः 36 और 24 है, तो वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। ओके, तृतीय चतुर्थक है 36 और औसत विचलन 24 है। हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने से पहले हमें यहाँ पर डेल्टा फाइंड करना होगा। देखो, हमें यहाँ पर औसत विचलन दिया है 24, है ना। इसकी मदद से हम डेल्टा का मान फाइंड करेंगे। औसत विचलन का ये है सूत्र, ठीक है। औसत विचलन का मान हमें 24 दिया है, तो 24 बराबर फॉर्मूला रख देंगे। ओके, अब यहाँ पर 24, ये 4/5 है, इस तरफ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4/5 है, इस तरफ जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करने पर डेल्टा का मान 30 आ गया। ओके, अब Q3 यानी कि तृतीय चतुर्थक जो हमें दिया हुआ है, तृतीय चतुर्थक का मान हमें 36 दिया गया है, तो इसकी मदद से अब हम माध्य फाइंड करेंगे। ओके, Q3 का ये है सूत्र। Q3 का मान हमें 36 दिया गया है। Q3 का मतलब है तृतीय चतुर्थक। ओके, Q3 का मान है 36, माध्य हमें ज्ञात करना है। यहाँ से 0.675 और डेल्टा का मान हमने फाइंड किया है 30। ओके, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर। अब ये जो 20.25 है यहाँ प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 15.75 माध्य का मान आता है। अब जो लोग एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर माध्य का मान 16 आता है। ओके, तो वो भी सही होगा और ये भी सही है। ठीक है, प्रश्न 14, एक प्रामाण्य चल x का माध्य 200 और विचरण 100 हो तो। यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स दिए हैं और तीनों का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले माध्य है 200। ओके, विचरण यहाँ पे दिया है, विचरण का मतलब है डेल्टा स्क्वायर, जो हमें 100 दिया है, तो डेल्टा का मान 10 होगा क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। माध्य और डेल्टा दोनों हमारे पास हैं। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है कि अंतिम चतुर्थकों की अनुमानित कीमत। अंतिम चतुर्थक का मतलब होता है Q1 और Q3 के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। Q1 का ये है सूत्र, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। माध्य है 200, 0.675 गुणा में डेल्टा का मान है 10, यहाँ 200, इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आंसर। इन दोनों को माइनस करने पर Q1 का मान ये आता है। फिर Q3
ज्ञात करने का ये है सूत्र। पुट द वैल्यूज़ एंड सिंप्लीफाई। माध्य का मान है 200, डेल्टा का मान है 10। यहाँ 200, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, और इन दोनों को प्लस करने पर Q3 का ये मान आता है। तो अंतिम चतुर्थक यानी कि Q1 का मान है ये, Q3 का मान है ये। ओके। पार्ट 2 में हमें चतुर्थक विचलन की लगभग कीमत ज्ञात करनी है। चतुर्थक विचलन ज्ञात करने का ये है सूत्र। डेल्टा का मान है 10, 10 दूनी 20 और अपॉन में 3। इसको भाग करने पर चतुर्थक विचलन की कीमत यानी कि मान ये आएगा। ओके। पार्ट 3, औसत विचलन की लगभग कीमत। औसत विचलन फाइंड करने का ये है सूत्र। डेल्टा का मान है 10। इसको सिंप्लीफाई करने पर औसत विचलन का मान 8 आता